गांव में बबलू और गुड्डू नाम के दो भाई रहा करते थे। बबलू गुड्डू से उम्र में बड़ा था और वो हमेशा गुड्डू से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करता रहता था। इस बात से उसके पिता हरिया बहुत चिंतित रहा करते थे। एक दिन बबलू गुड्डू से बगैर किसी बात के झगड़ा कर रहा था कि तभी वहां पर हरिया आ गया। मेरी समझ में नहीं आता बबलू, आखिर तुम्हें गुड्डू से क्या समस्या है? तुम हर छोटी छोटी बात पर गुड्डू से झगड़ा करते रहते हो। हाँ, आप तो गुड्डू का ही पक्ष लेंगे पिताजी, क्योंकि ये आपका लाडला बेटा जो है। ऐसी बात नहीं है बेटा, जितना प्रेम मैं गुड्डू से करता हूँ उतना ही प्रेम मैं तुमसे भी करता हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम्हारे दिमाग में इतनी नफरत भर कौन रहा है। झूठ मत बोलिए पिताजी, सच तो यह है कि आप गुड्डू को हमेशा से उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। आप हमेशा गुड्डू का ही पक्ष लेते हो। आप गुड्डू की बड़ी से बड़ी गलतियों को ऐसे नजरअंदाज कर देते हो जैसे कि उसने कोई गलती की ही नहीं, बल्कि कोई महान कार्य किया हो। अपने बड़े भाई और पिता की बहस को गुड्डू काफी देर से सुन रहा था। वह बबलू की ओर देखकर बोला, ऐसी बात नहीं है भैया, जब मैं कोई गलती करता हूँ तो पिताजी मुझे डांटते भी हैं, लेकिन बस मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपको मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है। आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ। मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ, समझा। मेरी माँ के मरने के बाद पिताजी ने तुम्हारी माँ से विवाह कर लिया। तुम पिताजी की संतान जरूर हो, लेकिन मेरे कोई भाई नहीं हो। बस बहुत हो गया बबलू, अब मुझे यह बताओ कि आखिर तुम गुड्डू से झगड़ा क्यों कर रहे थे? हमारे गांव की जमीन पर गुड्डू मुझसे बगैर पूछे एक ढाबा खोलने की तैयारी कर रहा था। उसे ढाबा खोलने के लिए मैंने ही बोला था। तुम तो कोई काम काज करते नहीं हो, और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। गुड्डू ही परिवार का खर्च उठाता है। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इसके टुकड़ों पर पल रहा हूँ? पिताजी, वो जमीन मेरी है। मैं उस जमीन पर गुड्डू को कोई ढाबा नहीं खोलने दूंगा। इतना कहकर बबलू क्रोधित होकर घर से बाहर निकल गया और गुड्डू अपने पिताजी की ओर देखकर बोला, अब आपको भैया से इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। पिताजी, आपने उनसे ऐसा क्यों कहा कि घर का खर्चा मैं ही उठाता हूँ? उनको कितना बुरा लगा होगा। तुम वाकई बहुत भोले हो गुड्डू। तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे बगैर बात के झगड़ा करता रहता है, और फिर भी तुम्हारे मन में उसके लिए इतना प्रेम और स्नेह है। वो मेरे बड़े भाई हैं पिताजी, उन्हें मुझसे झगड़ने का पूरा अधिकार है। भैया मन के इतने बुरे भी नहीं है पिताजी, उन्हें जरूर कोई मेरे खिलाफ और आपके खिलाफ भड़काता रहता है। मुझे याद है बचपन में जब मैं दूसरी कक्षा में था और भैया 5वीं कक्षा में थे, भैया मुझे कितने प्रेम से मेरी उंगली पकड़कर मुझे विद्यालय ले जाया करते थे। मुझे तुम पर गर्व है बेटा कि मुझे तुम्हारे जैसी संतान मिली। इतना कहकर हरिया ने गुड्डू को गले से लगा लिया। उधर बबलू क्रोधित होकर सीधा गांव के व्यक्ति रोशन के पास पहुंच गया। रोशन एक कपटी व्यक्ति था जो अंदर ही अंदर हरिया से बहुत जलता था। वो काफी वर्षों से बबलू के कान भर रहा था। बबलू को अपनी तरफ आते देख रोशन मुस्कुराता हुआ बोला, क्या बात है बबलू, लगता है अपने छोटे भाई गुड्डू से फिर से झगड़ा करके आए हो तुम। अब तो हद पार हो गई है रोशन चाचा। आज तो मेरे पिताजी ने ये तक बोल दिया कि परिवार का खर्चा भी गुड्डू ही उठाता है, मानो कि मैं कुछ करता ही नहीं। अरे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें साफ साफ समझा दिया कि तुम गुड्डू के टुकड़ों पर ही पल रहे हो। तुम उन दोनों के लिए बोझ हो। मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा रोशन चाचा। मैं अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अरे ऐसी गलती मत करना बबलू। अगर तुमने ऐसा किया तो गुड्डू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, समझो। वो तुम्हारे पिताजी की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। मत भूलो, हरिया की संपत्ति के असली वारिस तुम हो, ना कि वो गुड्डू। तुम्हारे पिताजी ने सबसे पहले तुम्हारी माँ से विवाह किया था भाई। आखिर पिताजी ने दूसरा विवाह क्यों किया? तुम्हारे पिताजी एक बहुत ही कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे, एक नंबर के चरित्रहीन थे। तुम्हारी माँ जब जीवित थी तो वो हरिया के स्वभाव से बहुत चिंतित रहती थी, और इसी चिंता में वो स्वर्ग सिधार गई। तुम्हारे पिताजी शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने गुड्डू की माँ से विवाह कर लिया, जिनका देहांत अभी 2-3 साल पहले ही हुआ है। तो फिर आप ही बताइए रोशन चाचा कि मैं क्या करूं? हरिया के जो वकील हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हरिया अपने वकील के पास वसीयत बनवाने के लिए गए हुए थे। ये बात मुझे वकील ने ही बताई। और जानते हो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति किसके नाम करवाई है? किसके नाम रोशन चाचा?
उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गुड्डू के नाम कर दी है भैया। ये बात मुझे उनके वकील ने ही बताई। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो तुम स्वयं जाकर वकील से पूछताछ कर सकते हो। अगर ऐसी बात है रोशन चाचा, तो फिर मैं गुड्डू को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। मेरे पास एक और उपाय भी है। कैसा उपाय रोशन चाचा? मैं तुमसे अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि वो वकील मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वो मेरे कहने पर वसीयत तुम्हारे नाम पलट देगा। पर इस बात का पता हरिया को कभी नहीं चल पाएगा। जब हरिया इस दुनिया से चला जाएगा तो सारी संपत्ति के वारिस तुम हो जाओगे। उसके बाद तुम गुड्डू को धक्के देकर बाहर निकाल देना। इस राज को तुम्हारे, मेरे और वकील के अलावा कभी कोई नहीं जान पाएगा। अगर तुम कहो तो मैं उस वकील से बात कर लेता हूँ। तुम्हारे पिताजी को पता भी नहीं चलेगा और वो वकील वसीयत में सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पलट देगा। तभी वहाँ पर रोशन की बेटी उषा आकर बोली, पिताजी आपको माँ बुला रही हैं। रोशन उषा की बात सुनकर वहाँ से चला गया। उषा बबलू की ओर प्यार से देखने लगी। दरअसल उषा और बबलू एक दूसरे से प्रेम करते थे। मैंने तुम्हारे और पिताजी के बीच की सारी बातें सुन ली हैं। तुम एक काम करो, कल पिताजी के साथ उस वकील के घर पर चले जाओ और वसीयत अपने नाम कर लो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, पिताजी मेरा विवाह तुमसे नहीं करेंगे। मैं कुछ समझा नहीं उषा, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम ही बताओ ना बबलू, कोई पिता उस लड़के से अपनी बेटी का विवाह क्यों करेगा जिसके हाथ में कुछ भी ना हो? और फिलहाल तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हारे छोटे भाई गुड्डू का है। उषा की बात सुनकर बबलू के चेहरे पर क्रोध आ गया और अगले दिन वह रोशन के साथ अपने पिता के वकील के पास चला गया, जो शायद उन्हीं का ही इंतजार कर रहा था। रोशन का फोन आ गया था बबलू कि तुम आने वाले हो। देखो भाई, मैं तुम्हारे पिताजी की वसीयत तुम्हारे नाम पलट दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी संपत्ति में से 20% हिस्सा चाहिए। 20%? कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। ये रकम तो लाखों में पहुंच जाएगी। अब देखो बबलू, तुम्हारे पिताजी ने सारी वसीयत तुम्हारे छोटे भाई के नाम कर रखी है। अगर तुम मुझे 20% नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं। 3 दिन बाद तो तुम वैसे भी सड़क पर आने ही वाले हो। अब मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। दरअसल तुम्हारे पिताजी को ब्लड कैंसर है और ये बात उन्होंने तुमसे और तुम्हारे छोटे भाई से छुपा रखी है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा वो 3 दिन के मेहमान हैं। रोशन बड़ी चालाकी से बबलू की ओर देखकर बोला, ये सोचने का समय नहीं है बबलू। इस वकील के मुंह पर 20% मारो और सारी वसीयत अपने नाम करवा लो। 3 दिन बाद तो तुम्हारा पिता वैसे ही मर जाएगा। रोशन की बात सुनकर बबलू बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोला, ठीक है, मैं आपको 20% देने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ अपना अंगूठा लगा दो और टेंशन फ्री होकर अपने घर चले जाओ, ठीक है? वसीयत तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद ही सुनाई जाएगी। बबलू अंगूठा लगाकर रोशन के साथ लौट आया और 3 या 4 दिन के बाद अचानक हरिया की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। गुड्डू फूट फूट कर रोने लगा। सारे गांव वाले वहां एकत्रित हो गए कि तभी वो वकील वहां पर आ गया। गुड्डू, मैं तुम्हारे पिताजी का वकील हूँ। मैं यहाँ पर यह बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने संपत्ति किसके नाम की है। ये बात आप कल आकर बता देना। मैं अभी सुनने और समझने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं अपने पिताजी से बहुत प्रेम करता था, वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेला रह गया। देखो, ये मेरी मजबूरी है गुड्डू। तुम्हारे पिताजी का आदेश था कि उनके मरने के 2 घंटे बाद वसीयत पढ़कर सुना दी जाए। वसीयत के मुताबिक सारी संपत्ति उन्होंने तुम्हारे बड़े भाई के नाम कर दी है। इतना कहकर वकील वहां से चला गया, मगर गुड्डू को वकील की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फूट फूट कर रोता है। हरिया का अंतिम संस्कार बबलू ने किया। शाम के वक्त गुड्डू रोता हुआ जब घर पर आया तो बबलू क्रोधित होकर गुड्डू से बोला, पिताजी ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है गुड्डू। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तुम यहाँ से निकल जाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला कहाँ जाऊंगा? मेरा तो अब आपके अलावा संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे संसार में सिर्फ पिताजी थे जो अब चले गए, तो कृपा करके तुम भी यहाँ से चले जाओ।
ऐसा मत कीजिए भैया, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस घर में एक छोटी सी जगह दे दीजिए, मैं सारा जीवन उसी जगह में रहकर बिता लूंगा। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर बबलू ने गुड्डू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। गुड्डू रोता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन बबलू ने उषा से धूमधाम से विवाह कर लिया। गुड्डू 2 दिन तक भूखा प्यासा दूसरे गांव में भटकता रहा कि तभी उसे खेतों में बना हुआ एक घर नजर आया। गुड्डू वहां पर चला गया। वह व्यक्ति गुड्डू की ओर देखकर बोला, अरे मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम हरिया के ही पुत्र हो ना? हाँ। अब मेरा नाम सुखिया है। मुझे 2 दिन पहले ही पता लगा कि हरिया अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बबलू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। अरे आप तो मेरे पूरे परिवार को जानते हैं। इस घर को और इस खेत को देख रहे हो, ये घर तुम्हारे पिताजी का ही दिया हुआ है। हम सब तो सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे, तुम्हारे पिताजी ने ही हमें सहारा दिया। आज से इस घर और इस खेत के वारिस तुम हो। उस दिन के बाद से उसी घर में गुड्डू रहने लगा। वह दिन भर खेतों से मेहनत करके आता और शाम के वक्त घर पर सो जाता। उधर बबलू एक दिन शाम के वक्त जब अपने घर पर लौटता है तो उसने देखा कि रोशन और उसकी पत्नी उसी के बारे में बात कर रहे थे। बबलू चुपके से उनकी सारी बातें सुनने लगा। पिताजी, आपके कहने पर मैंने उस बबलू से विवाह कर लिया। अब तो सारी संपत्ति मैंने आपके नाम भी कर दी है। अब मुझे उससे छुटकारा दिलाइए। चिंता मत कर बेटी, मैं सही मौके की तलाश में हूँ। इस संपत्ति को हड़पने के लिए बरसों इंतजार किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी गलती मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दे। हैं? मैं तो ये उपाय सोच रहा हूँ कि बबलू को जड़ से खत्म ही कर दिया जाए। यह सुनकर बबलू बुरी तरीके से आश्चर्य में पड़ गया और क्रोधित होकर सीधा रोशन के सामने आकर बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रोशन। तो इसका मतलब पिताजी सही कहते थे। तुम हमेशा मेरे परिवार के खिलाफ मेरे कान भरते रहते थे। और उषा, तुम तो मेरी पत्नी हो। काहे की पत्नी? मैंने सिर्फ पिताजी के कहने पर तुमसे विवाह किया है। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं। ये घर मेरा है नहीं, तुम्हारा था। तुम्हें शायद याद नहीं कि तुमने उस वकील के यहाँ पर अंगूठा भी लगाया था और जायदाद हथिया ली थी। उसी वकील ने वसीयत पर तुम्हारा नाम नहीं बल्कि मेरा नाम लिखा था। रोशन और उसकी पत्नी उषा ने बबलू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। नंदी पछतावे के आंसू लिए हुए वहां से चला गया। उसे अपने पिताजी और छोटे भाई की बहुत याद आने लगी। कुछ दिनों तक बबलू ऐसे ही भटकता हुआ उसी जगह पर पहुंच गया जहां उसका छोटा भाई रह रहा था। अपने भाई को देखकर गुड्डू दौड़ता हुआ बबलू के पास पहुंच गया। अरे भैया, आपकी दशा इतनी बुरी कैसे हो गई? बबलू ने रोते हुए सारी घटना अपने भाई गुड्डू को बता दी। चिंता मत कीजिए भैया, मैं हूं ना। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया गुड्डू, और तुम? नहीं भैया, मैं बचपन से जानता था कि आपके खिलाफ मेरे कोई कान भरता है। आप मन के इतने बुरे नहीं हैं। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। कार के अंदर से हरिया का वकील निकलकर बाहर आ गया और बबलू और गुड्डू की ओर देखकर बोला, मैंने तुम दोनों को कहां नहीं तलाश किया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया। ईश्वर ने मुझे इसकी सजा दे दी है। मुझे भी तुम्हारे पिताजी की तरह ब्लड कैंसर हो गया है और मैं भी कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। मरने से पहले मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आपने बहुत देर कर दी वकील साहब। रोशन ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली है। आपने जो अंगूठा मुझसे लगवाया था उसका फायदा मेरी पत्नी और रोशन दोनों ने उठाया। ऐसा नहीं है बबलू। दरअसल हरिया जी ने तुम दोनों को अपनी आधी संपत्ति नाम की थी। आधी संपत्ति का वारिस गुड्डू आज भी है। रोशन ने सिर्फ तुम्हारे ही हिस्से की संपत्ति अपने नाम की है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बचपन से ही तुम्हारे पिताजी और छोटे भाई के खिलाफ तुम्हें भड़काता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी का विवाह भी तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए कर दिया। मेरे पास उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं। मैं पुलिस के सामने गवाही देने को तैयार हूँ। चलो मेरे साथ। बबलू और गुड्डू वकील के साथ पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन में वकील ने अपना जुर्म स्वीकार किया। रंजीत तो चाहता है वकील कि तुम्हें भी जेल की काल कोठरी में डाल दूं।
लेकिन ईश्वर ने तुम्हें इससे कहीं बड़ी सजा दी है। इसके बाद पुलिस रोशन के घर के लिए निकल गई। अरे पकड़ लो हवलदार ने। अरे 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 ऐसे कैसे घुसे जा रहे हो? अरे क्या गुंडागर्दी है भाई? अरे गुंडागर्दी तो अब हम दिखाएंगे कैसी होती है। अरे थाने ले चलो इन दोनों को। अरे साहब बताइए तो सही, क्या बात है? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो ले दे के रफा दफा करते हैं ना, इतनी तकलीफ ना लीजिए आप। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देता है? अरे रुक तू, तेरे पे ऐसी धारा लगाऊंगा कि देखते हैं कि कैसे बाहर निकलता है। अरे रुक तू। पापा ये सब क्या हो रहा है? और मेरे पापा को कहाँ ले जा रहे हो? मैं बताऊं कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें तुम्हारे असली ससुराल। वहीं बैठकर बर्बाद करना तुम लोगों की जिंदगी। वकील जी, आपने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है। अब तुम्हारी बारी। जाओ अब निकलो यहाँ से। सही कहा है किसी ने, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अपना मुंह बंद करो, समझे? मैंने कुछ नहीं बोला। अरे चलो अब, सारी बातें यही करनी है क्या देवी? कुछ बातें थाने के लिए भी छोड़ दो। अरे ले चलो इन्हें। मेरे लिए फीमेल कांस्टेबल लाओ पहले, फिर यहाँ आना। उसका भी पूरा इंतजाम है। गाड़ी में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लाइव रिपोर्टिंग की जा रही है हेडक्वार्टर में। अब तो चल सकती हो ना? अरे ले चलो इन्हें। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने रोशन और उसकी बेटी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। बबलू और गुड्डू सगे भाइयों की तरह आपस में फिर से रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सोहन और दूसरे का नाम मनोहर था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सोहन बहुत ही मेहनती किसान था, जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाया करता था और अपने खेतों का काम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करता था। दूसरी ओर मनोहर बहुत ही आलसी था, जो अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। सुमन, मैं खेतों पर जा रहा हूं, तो तुम मेरा खाना बांध दो। मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। अजी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना। समय निकालकर जरूर खाना खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ाऊंगी। आप बस अपना काम जल्दी से निपटाकर घर आ जाना। अजी सुनते हो, खेतों पे नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर चढ़ा आया है, उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हो। आपके आलसीपन की भी हद है। क्या हो गया भाग्यवान? तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और आप बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पे नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है भला? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए। इतना आलस करना ठीक नहीं है। इस आलसीपन के कारण आप एक दिन बहुत पछताओगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहा धोकर आ जाएं। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही फसल देर से आती है, वो भी सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। सुबह से सुनाई जा रही हो। चला जाऊंगा, जा रहा हूं नहाने। यह खाने में सिर्फ दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे घर में लाकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं घर में, जिसमें ये दाल चावल ही खाने को मिलेगी आपको। अगर आपको सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाए। इसको बोलने से तो अच्छा होता कि मैं ये दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं खेतों पर जा रहा हूं। अरे मुरली भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ मनोहर भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है।
उसे भी आज ही जोत दूंगा, ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। ठीक है बाय, मैं भी चलता हूँ, कुछ काम मैं भी कर लूं। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोत लूंगा। मनोहर आराम से सो जाता है। मनोहर को सोते सोते दोपहर हो जाती हैं और तभी उसकी बीवी मनोहर के लिए खाना लेकर आ जाती हैं और उसे सोता देख आग बबूला हो जाती हैं। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? इसके आलसीपन से तो मैं परेशान हो गई हूं। सुन रहे हो? हाँ हाँ भाग्यवान, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सोचा मेरा पति सोते सोते काफी थक गया होगा और उसे भूख लग गई होगी, तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी ही थोड़ा आराम करने बैठा था तो आंख लग गई। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो अब खाना खा लो। दूसरी तरफ मुरली भी काम करते करते थक जाता है और बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर दोबारा से काम करूंगा। मुरली खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और मुरली भागते हुए जाकर देखता है तो एक साधु वहां पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। मुरली ने साधु बाबा के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उन्हें कहीं होश आया। साधु बाबा, अब आप ठीक हो? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है। बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूं और तेज गर्मी भी है, इसी कारण मुझे चक्कर आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। साधु बाबा, मैं अभी खाना खाने ही जा रहा था। ज्यादा कुछ तो मेरे खाने में नहीं है, बस रोटी सब्जी है, आप खा लीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुरली को साधु से बात करते मनोहर की पत्नी देख लेती है। ये मुरली भाई के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखते हैं। दोनों पति पत्नी मुरली के पास पहुंचते हैं। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। चलिए बाबा, खाना खा लीजिए। बेटा तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा, तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खाना खा लूंगा, आप ये खाना खा लीजिए। मनोहर की पत्नी बड़ी ही तेज दिमाग की थी। मुरली को अपना खाना साधु को देते देख वो भी तुरंत बोली, बाबा, मैं तो अभी पकाकर गरम गरम खाना लाई हूं। ज्यादा कुछ तो नहीं, बस दाल चावल है, वो भी आप खा लीजिए। दोनों अपना अपना खाना साधु बाबा को खिला देते हैं। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूं। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन बीजों को मुरली और मनोहर को देते हैं। बेटा ये लो। महाराज, ये किस चीज के बीज है? क्या ये किसी फसल के बीज है? बेटा ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो देना। ये बीज तुम्हें वही देंगे जिस फसल को तुम बोना चाहते हो। और ध्यान रखना बेटा, इन बीजों को तुम बहुत प्यार और मेहनत के साथ उगाना। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा, इन्हें रोज पानी दूंगा। आलसी मनोहर को मेहनत वाली बात अच्छी नहीं लगती और वो बाबा से बोलता है, मगर साधु बाबा, अगर ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी पर काम करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे।
जी साधु महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को लगाएंगे और इन्हें बड़े प्यार से सींचेंगे। ठीक है बेटा, तो अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद मुरली और मनोहर भी घर लौट रहे थे। तभी मुरली मनोहर से बोलता है, मनोहर, यह जादुई बीज बहुत ही अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूं। मगर मुरली, अगर यह बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कुछ खास असर होने वाला है। यह खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। देख रहे हो ना भैया, ये आदमी इतना आलसी कि कुछ नहीं करना चाहता। मैं तो परेशान हो गई हूँ। आप ही इन्हें समझाओ। मैं घर जा रही हूँ। मनोहर, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। और तुम भी अच्छे से मेहनत करना। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। मुरली घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बहुत बड़ी कृपा है। तभी तो आपको साधु महाराज के दर्शन हुए। सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की बहुत सेवा करूंगा। अजी, आप अब किसी चीज का इंतजार मत करना और कुछ समय के लिए अपना आलसीपन भी त्याग कर कल सुबह खेतों पर जाकर इन बीजों को बो देना। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत अच्छी फसल उगेगी और हम बहुत पैसे कमाएंगे। हाँ भाग्यवान, ठीक है ठीक है। ये बीज कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मैं कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगाऊंगा। मैं आज खेतों में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु महाराज ने मुझे जो बीज दिया है, वो बीज मुझे खेतों में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छी तरह से देखभाल करें तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए अपना खाना, समय निकालकर खा लीजिएगा। ज्यादा देर तक भूखे मत रहिएगा। अरे, आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों बार बार मुझे याद दिला रही हो? आपको बोला था ना कि कुछ दिन के लिए अपना आलस त्याग दो। साधु महाराज ने जो जादुई बीज दिया है, उसे आज ही खेतों में बो दीजिए। जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। मुरली और मनोहर दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अजी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ सुमन, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को अच्छे से बो दिया है और उन्हें पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। क्या आपने आज खेतों में बीज बो दिए? साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था, उसे अच्छे से बो दिया ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज खेतों में सारे बीज बो दिए। और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, मैं खेतों में पानी नहीं दे पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि पानी देने का मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं खेतों में पानी दे दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेगा?
तुम चिंता मत करो भाग्यवान, वे जादुई बीज हैं, कभी खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। आपने देखा है ना कि मुरली भाई अपने खेतों में कितना काम करते हैं। अगर आप भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। मुरली ने अपने खेत में बीज बो दिया और हर रोज खेत में पानी देने लगा और उनकी प्यार से देखभाल करने लगा। उसने उन बीजों को ऐसा सींचा जैसे उसके बच्चे हों। दूसरी ओर मनोहर ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इसीलिए उन्हें इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद मुरली के खेत में हरी भरी फूल गोभी की फसल निकल आई, जो देखने में गोल गोल मोती ताजी थी। हर फूल गोभी का आकार आम फूल गोभी के आकार से बड़ा था। उन्हें देखकर मुरली बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों फूल गोभी की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। अजी, ये तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल आई है। इतने बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखे। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेचाना। दोनों पति पत्नी फूल गोभी की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी फूल गोभी से भर जाती है। जब मुरली की पत्नी फूल गोभियों की फसल की ओर देखती है तो जहाँ से उन्होंने फूल गोभी की फसल तोड़ी थी वहाँ पर नई गोभी आ जाती है। मुरली जी देखिए, ये क्या हुआ। अभी हमने इन फसलों से फूल गोभी तोड़े थे, ये देखिए इनमें फिर से नए फूल गोभी आ गए। ये तो सचमुच में जादुई बीज हैं। लगता है इनकी फसलें कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ सुषमा, ये तो सच में जादुई बीज हैं। अभी तो हमने इतने सारे फूल गोभी तोड़े थे और फिर से उतने ही फूल गोभी आ गए। अजी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब इन फूल गोभियों को बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर मनोहर के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। जब मनोहर अपने खेत में फसल देखने के लिए पहुंचा तो वह फसलों को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे ये बीज तो जादुई थे ना, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला कि ये जादुई बीज है, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी मनोहर की नजर मुरली के खेतों पर जाती है। उसका खेत फूल गोभियों की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख मनोहर मुरली के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इनको प्यार और मेहनत से सिंचना होगा। मैंने हर रोज खेतों में मेहनत की, हर रोज पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया। उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। मनोहर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में मुरली की तरह फूल गोभी की फसलें लहलहा रही होती। मुरली ने फूल गोभियों को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर मनोहर को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला।